क्लिनिकल दृष्टिकोण से भी और पॉइंट ऑफ व्यू से। पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशंस, ट्यूमर, ओडेमा, नेक्रोसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। चलिए ओडेमा पर बात करते हैं। कहाँ किसको रहे, पहले तो डिफिनेशन इसका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। बोलता है कि एबनॉर्मल accumulations of fluid in tissue space or serous cavity। इसको समझते हैं पहले। ये सेल है, इस सब का सब सेल है। आप बढ़िया जानते हैं सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। और ये दो सेल का बीच का जगह, ये जो देख रहे हैं ये खाली जगह, ये दो सेल का बीच के जगह है। इसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये दो चीज को पहले समझिए, उसके बाद ओडेमा पे आते हैं। ये सब सेल है, बॉडी में कहीं भी सेल उठा लेते हैं, इसी ढंग का अरेंज रहेगा। ये दो सेल, ये तीन सेल, इसके बीच में यहाँ पे खाली जगह, ये देख रहे हैं ना खाली जगह, उसी ढंग से ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये सब हॉलो स्पेस है। इसी को बोल रहा है टिश्यूज स्पेस या सेलुलर स्पेस। वह सारे खाली जगह, इसमें फ्लूइड होते हैं। ये फ्लूइड यहाँ से सेल से इससे बाहर आते हैं, इससे सेल में जाते हैं, ये चलता रहता है। तो नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अलावा ये इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लूइड मौजूद रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, उतना ही अमाउंट में रहते हैं जितना बड़ा वो स्पेस है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एबनॉर्मल एक्युमुलेशन। एबनॉर्मल एक्युमुलेशन का मतलब कि ये जो टिश्यू स्पेस है, इसमें जरूरत से ज्यादा फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया। स्वाभाविक है कि सेल ऐसे करके वहां पर डैमेज होगा या कुछ फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंज होगा। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा फ्लूइड का जमाव हो गया, इतना होना चाहिए तो उससे ज्यादा। तो पहले तो ये बोलता है कि एबनॉर्मल एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन का मतलब जमना ऑफ फ्लूइड लिक्विड इन टिश्यू स्पेस। जितने भी टिश्यू, दो सेल के बीच का जगह या दो टिश्यू के बीच का जगह खाली जगह है, वहां पे ऑलरेडी फ्लूइड मौजूद है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट, जरूरत से ज्यादा वहां पे जमा हो गया, जो कि नॉर्मल नहीं है। एक ये बात कहता है। सेकेंड जो बात कहता है सीरस कैविटी। सीरस कैविटी को फिर डायग्राम बनाएंगे। पहले यहां तक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, पहले ये बताइए, फिर से इस पर आएंगे हम। नहीं सर, फिर से बताइए। कोई बात नहीं। जैसे मेरा टॉपिक है ओडेमा, ठीक है, तो पहली बात है ना कि ओडेमा कह किसको रहे हैं, कौन सा कंडीशन को हम ओडेमा कर रहे हैं, हर चीज का डेफिनेशन होता है। तो ये हम डेफिनेशन लिखे हैं, पहले एक एक वर्ड को पहले समझिए। डेफिनेशन में लिखे हैं एबनॉर्मल एक्युमुलेशन। नॉर्मल से एबनॉर्मल, ये तो समझ रहे हैं। एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन का मतलब जमाव, डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, ऑफ फ्लूइड किसका है, फ्लूइड का, लिक्विड का। कहाँ, इन टिश्यू स्पेस। इन टिश्यू स्पेस मैंने दो सेल के बीच का जो खाली जगह है, जो कि यहाँ पे हम बना रखे हैं, ये सब सेल के बीच का खाली जगह है, इसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, दो सेल के बीच का जगह, या इसी ढंग से दो टिश्यू जो है, टिश्यू के बीच में खाली जगह है, वहां पर फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट मैंने एबनॉर्मल स्टेज में जमा हो गया। या सीरस कैविटी, सीरस कैविटी क्या चीज है वो हम आगे बात करेंगे। इसी ढंग से सीरस कैविटी में भी अगर फ्लूइड पहले से मौजूद रहता है, लेकिन एबनॉर्मल जरूरत से ज्यादा मौजूद हो गया,
एकुमुलेट कर गया, उसी को बोलते हैं एकुमुलेशन, उसी को हम लोग ओडेमा बोल रहे हैं। तो ये वाला जो है, ये जो डायग्राम बनाया, ये टिश्यू स्पेस का डायग्राम बनाया। ये खाली जगह यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, और ज्यादा डीप कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा फ्लूइड मौजूद हो गया, तो स्वाभाविक है बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो गया तो वहां पे सूजन हो जाएगा। सपोज दैट कि ये हमारा इंटरफाइलन ज्वाइंट है, यहाँ पे फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है, आप भी जानते हैं, सेल में फ्लूइड है ये भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चोट लगाते हैं, किसी चीज से चोट लगाते हैं ना, तो चोट लग जाएगा तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड, यहाँ पे सूजन हो गया और फ्लूइड का जमाव हो गया। अगर रेड है तो इन्फ्लामेशन का सिम्टम है, अगर रेड नहीं है, जैसे बर्न करा देते हैं, मोमबत्ती कैंडल जला देते हैं, कैंडल के पास ऐसे हाथ ले जाके हटा देते हैं, तो यहाँ पर ब्लिस्टर बन जाएगा, फोका उठ जाएगा, तो वहां पर फ्लूइड जम गया ना, तो इसी को हम लोग ओडेमा बोल रहे हैं कि टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का जमा हो गया। सेकेंड आता है सीरस कैविटी। सीरस कैविटी को अभी हम बता रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि स्किन पर रेड रेड कलर का जो चकत्ता आवाज आपका साफ नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो, सर आवाज नहीं जा रहा है? हेलो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? सर रहे हैं हाँ, कि स्किन पे जो रेड कलर का चकत्ता टाइप का हो जाता है वही हुआ ओडेमा? रेड कलर का चकत्ता टाइप का जो स्किन पे होता है वही हुआ ओडेमा? नहीं, रेड जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल ये कि बर्न कर गया, वो भी सुपरफिशियल बर्न, डीप बर्न में तो पूरा टिश्यू ही लॉस्ट कर, सुपरफिशियल बर्न, इसीलिए एग्जाम्पल दिया हम कैंडल का, कि कैंडल जला हुआ है यहाँ पे हम गिरा देते हैं एक दो बूंद, या फिर कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रख के हटा देते हैं, तो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न होता है। तो सुपरफिशियल बर्न होता है ना, तो देखते हैं कि वहां पर ब्लिस्टर, मेडिकल में ब्लिस्टर बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं फोका उठ गया। तो फोका कहाँ से आ गया? अरे वो अंदर का जो फ्लूइड था, टिश्यू फ्लूइड था ना, वो वहां पे नीचे जम गया, उसी को ओडेमा बोल रहा है। रेड हो गया ना, तो रेड हो गया तो वो इन्फ्लामेशन का साइन है, वो ओडेमा नहीं है, वो इन्फ्लामेटरी सिम्टम है। वो इन्फ्लामेशन तो बहुत डिटेल से बात हो चुकी है, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए तो समझ में आ जाएगी पूरी बात, थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ने दीजिए। ये स्टोमिक है, स्टोमिक का कवरिंग मेम्ब्रेन आउटर लेयर, या फिर इंटेस्टाइन का कवरिंग मेम्ब्रेन, ये पेरिटोनियम है, ठीक है। इस पेरिटोनियम में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मौजूद रहता है, थोड़ा सा फ्लूइड इसमें मौजूद ही रहता है, यही हमारा सीरस कैविटी है। सीरस कैविटी का मतलब एक गॉड गिफ्टेड कोई भी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए एक लेयर बना के रखते हैं, और वो लेयर और इंपॉर्टेंट टिश्यू दोनों के बीच में खाली जगह होता है, और उस खाली जगह में सीरम भरा होता है, सीरस, जिसको सीरम सीधे नहीं बोलते हम लोग, सीरस फ्लूइड बोलते हैं। उसमें हार्ट भी शामिल है, लंग्स भी शामिल है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी शामिल है। तो ये जो हॉलो स्पेस देख रहे हैं ना, यही सीरस कैविटी है। तो इसमें तो ऑलरेडी फ्लूइड मौजूद है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में जब एक्युमुलेशन होगा तो ये ऐसा करके फूल जाएगा। ये इतना ही जमा हुआ है, इतना ही एक दूसरे का लेयर के बीच में फ्लूइड है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जमा हो जाएगा ना, ऐसे करके सूजन हो जाएगा वहां पे। तो ये जो एक्युमुलेशन है सीरस कैविटी में, इसको भी हम लोग ओडेमा के नाम से जानते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। सर एक बार और बताइएगा सीरस कैविटी। ये नहीं समझ में, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये हर्ट हुआ, हार्ट में 3 लेयर है, आप जान रहे हैं, ये एंडोकार्डियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये मायोकार्डियम, और ये बाहर वाला पेरिकार्डियम। ये 3 लेयर का बना हुआ जानते हैं, लेकिन वो तो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के बाहर में एक और लेयर, इसका कवरिंग मेम्ब्रेन मौजूद हो जाता है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं
टीचिंग के दौरान भी इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है, या फिर बुक भी इसके बारे में बहुत कम बताता है। ये पेरिकार्डियम के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग इपिकार्डियम बोलते हैं। ये कवरिंग मेम्ब्रेन है, हार्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए वो ढक के रखा हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। और ये पेरिकार्डियम, इसके बीच में ये खाली जगह ना, ये गैप, ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, एकदम थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जो गैप है ना, इसको हम लोग सीरस कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और सीरस कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सीरस फ्लूइड है, ये नॉर्मल है, ऐसे ही रहता है। ये फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, एकदम थोड़ा सा माइन्यूट फ्लूइड रहता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन कोई घटना हो जाए इसमें जिसमें ये ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे करके सूज जाए एपिकार्डियम, ऐसे करके, और पूरा फ्लूइड इसमें आके भर जाए, कहां भरा फ्लूइड? सीरस कैविटी में सीरस फ्लूइड मौजूद था, अब एक्सेसिव अमाउंट में जम गए, जबकि होना चाहिए था, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बना है एक तरफ, इतना ही होना चाहिए था, और यहां पर इतना जमा हो गया। तो ये जमा जो हो गया ना, ये नॉर्मल नहीं स्टेज है, अब नॉर्मल स्टेज है। ये इतना जमा होगा मतलब हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, हार्ट का फंक्शन इंपेयर्ड होगा, या हार्ट का फंक्शन इंपेयर्ड हो चुका है, तभी ऐसा होगा। तो ये जो एक्युमुलेशन हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन सीरस कैविटी। इसको यहां से जोड़ लीजिए, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन सीरस कैविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओडेमा। हेलो सर, हाँ हाँ, सीरस फ्लूइड जो होता है उसका क्या वर्क होता है? नहीं, जैसे एकदम बहुत सिंपल है, इसी से यहीं पर समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, एकदम अपने ऊपर लेना है। ये नॉर्मल स्किन है, दिखाई दे रहा होगा मेरा हाथ, इसमें भी कुछ है? कुछ नहीं है, मॉइस्चर है, यहाँ पे ऑयल का सिक्रेशन है और ह्यूमिडिटी भी बहुत बाहर है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए हम यही हाथ आपको आज से 6 महीना बाद दिखा रहे हैं, मतलब जाड़ा आ गया, दिसंबर जनवरी आ गया, तो वो ज्यादा जाड़ा है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इसमें कुछ चेंज दिखाई देगा? पहले ये बताइए, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, क्या दिखेगा अब इसमें अंतर? सर उसमें ना जाड़ा के मौसम में रूखा दिखाई देगा। हाँ, यस यस, यही हम जानना चाह रहे थे। ये रफेन हो जाएगा, रफेन इसलिए हो जाएगा ना कि यहाँ पे मॉइस्चर कम है, और ये पूरा रूखड़ा हो जाएगा, और इससे ऐसे तो ऐसे आप थोड़ा नोचेंगे ना तो उजला उजला वहां से डैंड्रफ की तरह लॉस्ट करेगा, मतलब स्किन का ऊपर का सरफेस वहां पे झरकर गिरने लगेगा। और बाद में अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑयल लगा देते हैं, या फिर कोल्ड क्रीम लगा देते हैं, या फिर ऐसा कुछ लगा देते हैं मॉइस्चर के लिए। अगर नहीं करेंगे ना तो क्रैक करेगा, क्रैक करके ये फट जाएगा, और इससे अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रवेश करेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, खासकर ओठ वगैरह में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, देखे होंगे। ठीक उसी तरह से ये हार्ट जो है हमारा, हार्ट ये कंटिन्यू बीटिंग कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है, 0.8 सेकंड में ये ऐसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना वर्कलोड है ना कि ये मसल्स फटने की चांसेस है, ये टीयर कर जाएगा, और टीयर कर जाएगा, हार्ट का मसल फट गया मतलब कि खेल खत्म हो गई उसी जीवन की। तो उससे बचाने के लिए गॉड ना एक लुब्रिकेंट दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे जाड़ा के दिन में ऑयल लगा लेंगे, अरे नहीं कुछ मिलेगा, सरसों तेल तो लगा ही लेंगे, ऐसा करके हाथ में लगा लेंगे। तो गॉड गिफ्टेड इसी ढंग से ये लुब्रिकेंट सीरस फ्लूइड के रूप में चारों तरफ दे देते हैं, कि ये जो डैमेज होने से ये ह्यूमिडिटी उसको बचा लेगा। साथ में भाई दबे मारे पीट हो गया तो सीना पर एक मुक्का दे दिया, तो सीने पर एक मुक्का दे दिया तो हार्ट पर ये सीधे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट हो सकता है कि जो कॉन्ट्रेक्शन ये बंद कर देगा, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मौत हो जाएगी। तो लेकिन जैसे ही आप मारते हैं ना तो ये इसमें फ्लूइड है, तो फ्लूइड है, जैसे बैलून में घुसा मारेंगे उसमें पानी भरा तो क्या हो जाएगा, पानी ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएगा, और बैलून फटने नहीं जा रहा है। या बैलून आप हाथ पे रख लीजिए पानी भर के, उसको मारिए, कुछ नहीं होगा, अंदर चोट ही नहीं लगेगा, पानी फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक उसी तरह से जब इस ढंग का कोई जर्क पड़ता है ना तो सीरस फ्लूइड ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएगा, और कार्डियक मसल जो हमारा पेरिकार्डियम हो गया, चाहे इपिकार्डियम है या एंडोकार्डियम है, इस पे जर्क का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहना गलत है कि एकदम नहीं है, फॉर सम एक्सटेंट। अब काफी जोर से मार देगा तो पड़ ही जाएगा, लेकिन ज्यादातर शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो दो मकसद से गॉड बना है, एक प्रोटेक्शन इंजुरी से एंड दूसरा उसमें क्रैक ना होने पाए, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क में है ना, तो इसमें क्रैक होने के चांसेस है। तो एक तरह से गॉड गिफ्टेड लुब्रिकेंट है कि इसको क्रैक होने से रोक दिया जाए, इसी मकसद से होता है। ये तो डेफिनेशन था। अब लिखते हैं टाइप ऑफ ओडेमा। कितने तरह का ओडेमा हम लोग शरीर में जनरली देखते हैं। पहला आता है एना सार्का। अब एना सार्का क्या है वो जान लेते हैं। जनरलाइज्ड collections of fluid in body, creating diffuse swelling। इसको समझते हैं। इनर सार्का को भी छोड़ देते हैं, पहले ये वाला बात पे आते हैं। ये पहला सबसे कॉमन टाइप है ओडेमा का। क्या कह रहा है कि जनरलाइज मैंने सर से पांव तक को ले लिया, कोई खास ऑर्गन, जैसे अभी जो बात किए थे हार्ट की बात किए थे या फिर स्टोमिक की बात किए थे। तो स्टोमिक में प्रॉब्लम है तो अलग प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है तो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक ऐसा बात करते हैं जैसे खून की कमी हो गई या थायराइड, हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसमें देखेंगे ना आदमी का आंख भी फूल जाता है, चेहरा भी फूला रहता है, हाथ ये से भी फूला रहता है, पैर एंकल के नीचे तो पक्का ही फूला रहता है, पेट भी फूला रहेगा। सर से पांव तक उसको कई ऑर्गन्स में हम जनरलाइज स्वेलिंग देखते हैं। तो इस ढंग का जनरलाइज स्वेलिंग मैंने पूरे शरीर में सूजन, ज्यादातर हिस्सा में सूजन हम देख रहे हैं। सूजन क्यों हो रहा है? तो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पूरे शरीर में फ्लूइड जम गया है, जमा हो गया, उसका ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है, वो रिटर्न नहीं हो पा रहा है। ऐसा अगर पूरे शरीर में एक ही साथ सूजन हो जाता है, इसको हम लोग इस टाइप के ओडेमा का हम लोग एनासार्का के नाम से जानते हैं। तो एनासार्का इज दैट टाइप ऑफ ओडेमा इन विच generalized collection of fluid in body which creating diffuse swelling। शरीर में एक साथ सूजन दिखा देगा, खासकर किडनी फेल हो जाएगा, एनासार्का आपको दिखाई देगा, कार्डियक फेल हो जाएगा, एनासार्का आपको दिखाई देगा, सीवियर एनीमिया, एनीमिया नहीं सीवियर एनीमिया, खून का बहुत ज्यादा कमी हो जाएगा, ये दिखाई देगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का सिक्रेशन कम है तो ये आपको दिखाई देगा। सेकंड पे आते हैं, यहाँ तक पूछते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछते चलिए आपको, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर थायराइड का सिक्रेशन कब कम होता है, किस किसका? चीज की वजह से होता है? कौन सा? थायराइड का सिक्रेशन। थायराइड ग्लैंड है ना, वो हमारे गर्दन के पास होता है, थायराइड ग्लैंड है, तो उसका सिक्रेशन अगर कम हो जाता है ना तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जैसे थायराइड है ना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म में जो खाना ले रहे हैं ना उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए थायराइड जिम्मेवार है, फिर मेंटल ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है, बड़ी सा काम करता है, तो उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। सर हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सिक्रेशन किस चीज की वजह से कम होता है, ऐसा क्या होता है जो कम हो जाता है? काउजेटिव फैक्टर, काउजेटिव फैक्टर में सबसे कॉमन से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपो ना कम वाला ना, सबसे पहले तो ये सेक्स में फीमेल का प्रॉब्लम है, फीमेल में 30+ 30 साल से ऊपर का प्रॉब्लम है। थर्ड अगर बोलता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लगातार सेवन करिए, गर्भ निरोधक गोली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब। उसके बाद ओवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जीवन में बहुत ज्यादा तनाव लेकर चल रही है। हम जेनेटिक्स, फैमिलियर हिस्ट्री उनके परिवार में है तब,
उसके बाद ड्रग्स इंड्यूस्ड में खासकर स्टेरॉइड वगैरह का सेवन कर रही हैं तब। उसके बाद ट्यूमर, सिस्ट, कई कारण है इसमें। सबसे कॉमन की बात करते हैं, सबसे कॉमन में फीमेल होना और 30 प्लस का हो जाना, और उसके बाद ओवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जीवन में लेके चलना, ये 3 सबसे कॉमन कॉज है में। और चौथा जेनेटिक्स, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज में यही है। सर थोड़ा फिर से बता दीजिए। सेकंड पे आते हैं। हेलो सर। हेलो। सेकंड एसाइटिस। collection of fluid in the peritoneal cavity। अभी जस्ट बात कहते हैं कि स्टोमक इंटेस्टाइन को एक कवरिंग मेम्ब्रेन, जैसे हार्ट में एपिकार्डियम था वैसे ही एक कवरिंग मेम्ब्रेन ढका रहता है, जिसको हम लोग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये स्टोमक है मान लेते हैं, और ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, यही पेरिटोनियम है। तो इसके बीच में खाली जगह है जहां पे फ्लूइड भरा होता है ऑलरेडी, इसको हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड भी बोलते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जमा हो गया, और बहुत जमा होने के बाद ये ऐसे करके इतना बड़ा स्पेसियस हो गया, तो इसी को हम लोग एसाइटिस के नाम जानते हैं। लोकलाइज हो गया। लोकलाइज का मतलब सिर्फ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया, तो उस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड को हम लोग एसाइटिस के नाम से जानते हैं। ये बता चुके हैं, टाइफाइड में ये देखने को मिलेगा। टाइफाइड हो जाएगा तो एसाइटिस हो सकता है कि हो जाएगा थर्ड स्टेज में। ट्यूमर हो गया, पेट में ट्यूमर हो गया तो हो सकता है। पेट में कैंसरेशन हो गया तब भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शंस, खासकर बोवेनाइन ट्यूबरकुलोसिस। बोवेनाइन ट्यूबरकुलोसिस गाय का कच्चा दूध पीने की वजह से डेवलप होता है। गाय का कच्चा दूध पी रहा है तो कई बार ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसके साथ आ जाता है, और ज्यादातर पेट में ही वो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है, वहां पर एसाइटिस देखने को मिलेगा। या फिर कार्डियक फेलियर, अगर राइट साइड का वेंट्रिकल फेल कर जाता है तब भी एसाइटिस का सिम्टम हम लोग देखते हैं। थर्ड पे आते हैं। हाइड्रोथोरैक्स। अगर इसकी बात करें, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द ल्यूरल कैविटी। ल्यूरल कैविटी ये लंग्स है, लंग्स को चारों तरफ से कवर किया रहता है, कवरिंग मेम्ब्रेन। इसमें दो है, एक लंग्स के वॉल से बिल्कुल चिपका रहता है, जिसको हम लोग विसरल ल्यूरा बोलते हैं, और एक बाहर वाला में पेराइटल ल्यूरा। ठीक है, इसके बीच में खाली जगह है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किसके बीच में? विसरल ल्यूरा और पेराइटल ल्यूरा दोनों के बीच में खाली जगह है। जैसे पेरिटोनियल लेयर था, जैसे एपिकार्डियल था, वैसे ही खाली जगह है, और उस खाली जगह में हवा नहीं भरा रहता, ये सीरियस फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम लोग ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये नॉर्मल है। ठीक है,
लेकिन अगर लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, लंग्स में ट्यूमर हो जाता है, लंग्स में निमोनिया हो जाता है, या फिर अभी कोरोना, तो लंग्स में इस ढंग का कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये जरूरत से ज्यादा जमा हो जाएगा और ये लंग्स ऐसे करके डिस्टेंडेड काफी बड़ा हो जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से। ये इसी को हम लोग हाइड्रोथोरेक्स बोलते हैं। थोरेक्स माने थोरेसिक कैविटी, हाइड्रो माने वाटर। यही ल्यूरल्स मेम्ब्रेन्स में ये जो कैविटी है, इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेट कर गया, तो इस ढंग के ओडेमा को एक स्पेसिफिक नाम दिए रखा है, दैट इज हाइड्रोथोरेक्स। नेक्स्ट पर आते हैं, मिटा रहे इसको। पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स, इसके बारे में तो अभी जस्ट एग्जाम्पल में हम बता चुके थे कि हार्ट के आउटर मेम्ब्रेन में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पेरिकार्डियल्स और एपिकार्डियम के बीच में एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड है और जरूरत से ज्यादा ये जमा हो गया, तो उसको हम लोग, उस टाइप के ओडेमा को हम लोग पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इफ्यूजन माने एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पेरिकार्डियल माने पेरिकार्डियम के अराउंड में जमा हो गया। यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है? सर फर्स्ट वाला जो है ना फिर से बता दीजिए, ये वाला 1 नंबर वाला नहीं, ये ना टाइप ऑफ ओडेमा का जो है ना फर्स्ट नंबर। एना सर का यस सर। पहला वाला ना? यस सर। ओके ओके ओके। यही ना? ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मली है। अब किसी आदमी को हम देख रहे हैं कि ये पूरा आंख के नीचे, जैसे आंख आंख है ना, आंख के नीचे पूरा पप्पी हो गया, देखिए काफी मोटा जमा हो गया, फेस जो है ना काफी भर गया, इतना बड़ा हो गया सूजन की वजह से। हाथ खासकर नीचे वाला पार्ट ये पूरा ऐसे ऐसे करके सूज गया। पेट देख रहे हैं कि पूरा सूजा हुआ, यहाँ पे जमा हुआ। पैर में खासकर एंकल ज्वाइंट के नीचे ये काफी सूजा हुआ है, ये सब दिखाई दे रहा है सूजन, ये सब सूजा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो बना दिया ना, फैल गया सूजन की वजह से, पूरे शरीर में ना हो गया, फेस में भी हो रहा है, हाथ में भी देख रहे हैं, पेट में भी देख रहे हैं, पैर में भी देख रहे हैं। तो जितने पूरे सर से लेकर पांव तक जब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तो जनरल हो गया ना, जनरल का मतलब ऊपर से नीचे तक हो गया, कोई स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड को हम लोग एना सार्का के नाम से जानते हैं। इसमें सर से पांव तक फ्लूइड का जमा हो जाता है। कब कब देखते हैं तो खासकर सीवियर एनीमिया, खून का बहुत ज्यादा कमी होगा तो देखेंगे ऐसा आदमी दुबला तो खैर हो ही जाता है, लेकिन सूजन रहेगा, देखिए एंकल के पास पूरा काफी सूजा हुआ महसूस होगा, हाथ देखेंगे काफी सूजा हुआ महसूस होगा, चेहरा पूरा पप्पी एकदम पूरा भारी भारी टाइप का दिखाई देने लगेगा, पेट उसका फूल जाएगा। तो ये सीवियर एनीमिया में बड़ी कॉमन है। या फिर राइट वेंट्रिकल फेल्योर, राइट साइड का हार्ट अगर फेल कर जाता है तो भी ये देखने को मिलता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म,
थायराइड का कमी हो, सिक्रेशन कम होने लगेगा, तब भी ये सूजन देखने को मिलता है। तो ये सूजन एक जगह नहीं होगा, सर से लेकर पांव तक दिखाई देगा। तो इसको, इस टाइप के ओडेमा को एक अलग नाम दिया, इसी को हम लोग एनासार्का के नाम से जानते हैं। अब मिटा दें। एक चीज अभी यहां समझिए, ओडेमा बार बार बोल रहे हैं, और ओडेमा में बार बार हम बोल रहे हैं एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। कई बार आपको पढ़ाए होंगे तो हम बोल दे रहे होंगे कि एक्सुडेट है, और कई बार हम कोई टॉपिक्स में बात कर रहे होंगे ट्रांसुडेट। खासकर मेडिसिन वगैरह में कई बार टॉपिक्स आता होगा, एक्सुडेट ट्रांसुडेट हम बोल के निकल जाते होंगे। अब उसको क्लियर कर लेते हैं। ओडेमा में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ये तो फाइनल हो गया। अब एनासार्का है कि हाइड्रोथोरेक्स है कि एसआईटी, उससे हमको मतलब नहीं है, कहीं तो फ्लूइड जमा है, जिसको हम लोग ओडेमा के नाम से जानते हैं। अब बोलते हैं कि ओडेमा में दो तरह का फ्लूइड जमा हो सकता है। ये जो फ्लूइड है, ये दो तरह का एक्युमुलेशन है, एक एक्सुडेट एंड दूसरा ट्रांसुडेट। टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड आर एक्युमुलेटेड। अब क्यों दोनों का नाम दिया अलग अलग, इसको समझ लेते हैं। पहले एक्सुडेट की बात करते हैं। एक्सुडेट की बात करते हैं तो ये प्रोटीन रिच फ्लूइड रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन। इसको समझिए पहले। ये फ्लूइड जो जमा हो रहा है, या तो एक्सुडेट होगा या ट्रांसुडेट होगा। उसको ये से थोड़ी बोलेंगे पानी जमा हो गया। मेडिकली हम लोग चूंकि एक्सपर्ट हैं, तो या तो एक्सुडेट एक्युमुलेशन या ट्रांसुडेट एक्युमुलेशन। तो पहले एक्सुडेट पे बात कर रहे हैं। एक्सुडेट कब कर रहे हैं? जो फ्लूइड जमा है, कलेक्टेड है, वो प्रोटीन रिच है। उस फ्लूइड को जब जांच करेंगे तो उसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा देखने को मिलता है। जब भी लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उस फ्लूइड में प्रोटीन मौजूद रहेगा बहुत ज्यादा। पहला बात। दूसरा बात बोलता है कि ये जब भी इस ढंग का प्रोटीन रिच फ्लूइड जमा होगा तो उसके पीछे इन्फ्लामेशन सी होगा। ज्यादातर देखा गया कि इन्फ्लामेशन के केसेज में ही ये एक्सुडेट का जमा होता है, जिसमें प्रोटीन, फ्लूइड में प्रोटीन मौजूद हो जाता है। तो दो बात हो गया एक्सुडेट में, एक प्रोटीन रिच फ्लूइड और दूसरा रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। कि पहले इन्फ्लामेशन होगा तब एक्सुडेट का जमा होगा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड ट्रांसुडेट। इसके बारे में करेंगे, उल्टा करेंगे। प्रोटीन पुअर फ्लूइड, ये ठीक होता है। इसमें प्रोटीन्स की बहुत कमी दिखाई पड़ेगी। एंड रिजल्ट नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी का मतलब इन्फ्लामेशन उसके पीछे कारण से नहीं होगा। इन्फ्लामेशन दूर दूर तक भी इसके पीछे रीजन नहीं है, बिना इन्फ्लामेशन का ये डेवलप कर रहा है। दो बात फिर इसमें हो गया कि प्रोटीन पुअर, जिसमें प्रोटीन या तो निग्लिजिबल अमाउंट में या फिर प्रोटीन नहीं है, और दूसरा इन्फ्लामेशन वहां पे नहीं है, उसके बाद भी फ्लूइड जमा है, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना है, ठीक है, फिर अपना हाथ ले लेते हैं, ये हथौड़ा ले लेते हैं, इसको हम ऐसे करके मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मार देते हैं। 10 मिनट के बाद देखेंगे यहाँ पे सूजन हो गया। सूजन हो गया तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन में याद कीजिए 5 कार्डिनल साल बताए थे, कौन कौन? कैलोर, डॉलर, रवर, ट्यूमर एंड फंक्शनल ऐसा। ट्यूमर का मतलब वहां स्वेलिंग बताए थे। तो जैसे ही यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, तो स्वेलिंग हो गया मतलब टिश्यू में फ्लूइड का जमा होगा,
और इसको हम एस्पायरेट, इसको निकाल के टिश्यू को देखेंगे तो इसमें प्रोटीन मौजूद मिलेगा। तो इट इज इंफ्लामेटरी एंड प्रोटीन रिच। लेकिन ये वाला में आते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, तो एनीमिया में कौन सा इन्फ्लामेशन हो रहा है? किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं हो तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी शो कर रहा है। तो अगर एनीमिया के केसेज में ये हाथ सूज गया, पैर सूज गया, तो इसमें फ्लूइड निकाल के आप चेक कर लीजिए। या फिर किडनी फेलियर हो गया, खासकर किडनी रीनल फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में ये हाथ पैर सब सूज जाता है। और फ्लूइड को आप एस्पायरेट करके देखिएगा, क्योंकि हाथ सूज गया तो यहाँ पे चोट थोड़ी लगा है, इन्फ्लामेशन थोड़ी है। पैर सूज गया तो पैर में इन्फ्लामेशन थोड़ी है, लेकिन फिर भी सूजन है। और फ्लूइड को निकाल के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि प्रोटीन एकदम नहीं के बराबर है, ये प्रोटीन है ही नहीं। तो ऐसे एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड को ट्रांसुडेट बोलेंगे, और जिसमें प्रोटीन मौजूद होगा और इन्फ्लामेशन के वजह से हो रहा है, इसको हम लोग एक्सुडेट बोलेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओडेमा। मैकेनिज्म ऑफ ओडेमा का मतलब कि ओडेमा आखिर हो कैसे जा रहा है। ओडेमा हो जा रहा है तो उसको तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और अलग अलग तरीके से नाम दे रहे हैं, अलग तरीके से फ्लूइड का नाम दे रहे हैं, लेकिन आखिर ओडेमा हो क्यों जा रहा है, बॉडी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि जिसकी वजह से सूजन हो जा रहा है, उस पर बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ओडेमा। इसमें जनरली 5 फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये 5 घटनाक्रम शरीर में हो जाएगा एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली, जिसकी वजह से ओडेमा डेवलप कर जाएगा। अब इन 5 को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। पांचवा में ये पहला हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। ये सेल है, ये वाला पोर्शन कैपिलरी हो गया, ये वाला पोर्शन वेन्यूल हो गया, बीच में सेल है। इधर से ब्लड हार्ट से आएगा, आर्टरी होते हुए कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी से इस जगह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दे देगा, और यहां से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वेन्यूल कलेक्ट करके चला जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, कैपिलरी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो कैपिलरी पोरस है, इसमें छोटा 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 सुराख बना हुआ है, और अंदर से कोई चीज बाहर और बाहर से कोई चीज अंदर आने जाने की संभावना बनी हुई है। एकदम से कॉमन सा है, परमिएबल है, लेकिन क्रिस्टलॉइड, वाटर एंड क्रिस्टल जो पोर से छोटा है वही यहां से बाहर निकल सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है, इतना ही अलाउड है। लेकिन कैपिलरी को हम डैमेज कर देते हैं, इस कैपिलरी को हम डैमेज कर दिया है। कैसे डैमेज करती है? कोई टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है या वायरल टॉक्सिन्स है, या फिर कोई मेडिसिन ले लिया, या फिर एनॉक्सिया, ऑक्सीजन का बड़ी कमी कर दिया शरीर में, या कोई खास जगह पे, इन दोनों कंडीशंस में कैपिलरी डैमेज हो गया। ठीक है, जैसे ही कैपिलरी डैमेज होगा तो ये मसल टोन है, देख रहे हैं हाथ को ऐसे अगर हम खींचेंगे,
खींचेंगे, जैसे खींचा तो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर वापस अपने जगह पे चला जाएगा। ये मसल टोन है, ये इलास्टिसिटी माने इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर की वजह से हो रहा है। तो ये भी कैपिलरी भी उसी चीज का बना हुआ है कि ये स्ट्रेच करता है और ये वापस ऐसे करके लौट जाता है। लेकिन जब डैमेज कर देंगे तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये पोर्स छोटा था ना, तो धीरे 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 करके पोर्स इनलार्ज हो जाएगा, और इनलार्ज हो जाएगा ना तो मोर एंड मोर वाटर, जो ब्लड वेसल्स और प्लाज्मा में पानी मौजूद है, ये इंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी से ये बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो जिस जगह पे ये डैमेज होता है वहां पे धीरे 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 करके ये टिश्यू स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। पानी आने जाने का जो परमिएबिलिटी था, वो पोर्स का साइज ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो बड़ी तेजी से वहां से इनसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर से वाटरी कंटेंट प्लाज्मा से बाहर निकलने लगेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो टिश्यू फ्लूइड में होकर जमा हो जाएगा, वहां पे ओडेमा का सिम्टम्स सामने आ जाएगा। ज्यादातर ये टॉक्सिन्स, कोई पॉइजन्स या एनोक्सिया या फिर इन्फ्लामेशन, अगर उस जगह पे इन्फ्लामेशन किसी वजह से आप करते हैं तो भी परमिएबिलिटी बढ़ेगी और वहां पे सूजन हो जाएगा। सूजन मतलब ओडेमा वहां पे हो जाएगा। सेकंड बात करें, सेकंड पे आते हैं, मिटाना है। सेकंड, डिमनीस कुलवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये सेकंड था, इसको समझता है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये मोटा वाला ब्लड कार्पसल्स है, ये जो डॉट कर रहे हैं ये ब्लड कार्पसल्स है, इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब है, और ये छोटा छोटा जो बना रहे हैं ये प्लाज्मा है। मोटा वाला ब्लड कार्पसल्स है और पतला वाला जो डॉट है ये प्लाज्मा है। यही ना फ्लो करता रहता है, इधर से इधर ये ट्रेवल करता रहता है। प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये सब प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोसिस केमिस्ट्री को याद कीजिए, इंटर का बात, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज को खींचता है, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स मौजूद है, ये मान लेते हैं कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, इसको हम ऐसे स्टार के रूप में दिखा रहे हैं, तो घुला हुआ है प्लाज्मा में। ये क्या करता है ना, वाटर को अपने साथ बांध लेता है, जोड़ लेता है, और वाटर को ऐसे ऐसे करके एब्जॉर्ब करके अपने साथ बांधे रखता है। जब बांधे रखेगा तो इससे बाहर जाने की संभावना कम हो जाएगी, नहीं निकलने देगा, कि बाहर जाने की संभावना नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ऐसा ही रहता है सर। लेकिन एक कंडीशन दे रहा है, एक कंडीशन दे रहा है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी कर देता है, शरीर में प्रोटीन की कमी कर देते हैं। तो शरीर में प्रोटीन कम करेंगे मतलब कि ये ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा फ्लो कर रहा है उसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, तो जैसे इतना सारा प्रोटीन सबको बांधे हुए था, तो जैसे जैसे कम करेगा ना, तो प्रोटीन को रोकने की, वाटर को रोकने की कैपेसिटी ब्लड वेसल्स में कम जाएगी, और पोर्स से ब्लड वेसल्स से ये वाटर कंटेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जो अभी नहीं जा सकता था, ये फिर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्लड वेसल से बाहर आएगा, बाहर निकल के आएगा, बस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिक्रीज या डिमिनिश
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये सेकेंड काउचेज है। अक्सर एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स, रीनल फेलियर हो गया, किडनी से ये पास आउट हो रहा है, प्रोटीन फिल्ट्रेट होकर वापस शरीर में जाता है, उससे बढ़िया उसकी जगह पास आउट हो रहा है, फिर प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। कोई पर्सन से प्रोटीन की काफी डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें सामने आ जाएगा। तो ये कंडीशन देना होगा जिसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा, प्रोटीन की कमी, प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी, प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी, वाटर को कंजर्व बांध के रखने की क्षमता कमेगी, और बांध के रखने की क्षमता कमेगी, बस ये इंडोथेलियल, ये ब्लड वेसल से निकल के बाहर चला जाएगा। यहां तक समझ में आई है? कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, क्योंकि और कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा बता चुके हैं। 5 रुपए फिर हम इसको बता रहे हैं आगे, तीसरा।
तीसरा पर बात करते हैं। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये तीसरा प्यारा पहले, ये क्या कहता है इसको समझते हैं। फिर से कैपिलरी, फिर से वेन्यूल, ये सेल, इसको कलर कर देते हैं। ब्लड इस तरफ से आया और इस तरफ से फिर वापस सेल होते हुए ये हार्ट की तरफ लौट गया। ऐसे ही जुड़ा हुआ आर्टरी से होते हुए, आर्टरी भी क्या, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी से स्मॉलेस्ट आर्टरी, उसके बाद आर्ट्रियोल, कैपिलरी, कैपिलरी से सेल को सप्लाई दिया ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, और फिर कलेक्ट करके वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से वेना कैवा, वेना कैवा से हार्ट में ये रिटर्न हो गया। यही हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सर्कुलेशन। अब टॉपिक्स पे आते हैं, क्या कर रहा है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी जस्ट चर्चा की कि इसमें प्लाज्मा है एंड कॉर्पसल्स है। प्लाज्मा हमारा फ्लूइड है एंड इसी में सारा कंटेंट मौजूद है। कोई ऐसा कंडीशन से डेवलप कर देते हैं, कोई ऐसा कंडीशन डेवलप कर देते हैं, जैसे वेन है, वेन में हम यहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर देते हैं कि इधर से हार्ट से तो ब्लड सेल तक आएगा और सेल से ये वापस हार्ट तक लौटेगा, और यहाँ पे थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म यहाँ रुकावट पैदा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन कर दिए तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 यहाँ पर मोर एंड मोर ब्लड एकोमुलेट होने लगेगा और ये कैपिलरी डायलेट करने लगेगा। ये धीरे 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 करके डायलेट माने मोटा होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू कर जाएगा। सपोज दैट कि इधर से जा रहा था नॉर्मली और हम यहाँ से इसको ऑब्स्ट्रक्शन कर दें, पार नहीं करेगा, तो पार नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 कैपिलरी में ज्यादा ब्लड जमा होगा और ये ऐसे करके फैलता हुआ, डायलेट करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इधर हम ऑब्स्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये इस स्टेज में आ गया। इसका मतलब है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर का प्रेशर इधर बढ़ने लगेगा और ये जो सेल्स में जो कैपिलरी में फोर्स है, यहां से पानी रीस के धीरे 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 करके बाहर निकलना शुरू करेगा। कहीं से तो निकलेगा, या तो फट जाएगा, और नहीं फटेगा तो फोर्स धीरे 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 करके बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो डायलेट हो जाएगा, और डायलेट हो जाएगा ना, जैसे खींचेंगे तो फोर्स इसका बढ़ जाएगा। फोर्स इसका बढ़ेगा मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटरी कंटेंट ब्लड वेसल से ये बाहर निकलना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके जमना हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैपिलरी में ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं होता, ज्यादातर वेन्यूल या वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो या वेन ब्लड ले जाने के लिए तैयार नहीं हो, जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर में होता है, तभी ये डेवलप करेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। या थ्रोम्बोसिस हो गया, इम्बोलिज्म हो गया, या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्यूमर निकल गया वेन के रास्ता में, तभी ये संभव है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। चौथा क्या है, विचार है इसको हम। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस, ये लिम्फ ग्लैंड है, यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड में ये लिम्फेटिक वेसल्स आके ड्रेन होगा।
फिर यहाँ से दूसरा वेसल शुरू होगा, ऐसे करके पूरे शरीर में ये चैनल फैला रहता है। इस जगह हम रुकावट पैदा करते हैं, रोक दिए वहां पे। कई कारण हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, कैंसरेशन हो सकता है, और सबसे मोस्ट कॉमनली फाइलेरियसिस। फाइलेरिया का प्रॉब्लम है, एलिफेंटिसिस, पैर पूरा सूज जाता है, या हाइड्रोसिल्टेसिस, स्क्रोटम बड़ा हो जाता है। तो यही लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो फाइलेरिया ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है ना, ये इसी जगह जमा हो जाएगा और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये इस जगह पे रुकावट पैदा कर दिया। बस क्या करेगा कि इस जगह का फ्लूइड जो है ना बाहर इधर नहीं जाने पाएगा और जमा होने लगेगा धीरे 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 करके। ये जैसे कैपिलरी से बाहर निकला था वैसे ही यहाँ से ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के पूरा ये वाटरी कंटेंट टिश्यू स्पेस में जमा होना शुरू हो जाएगा, और रिजल्टेंट एलिफेंटेसिस, हाथी पांव जिसको बोलते हैं, या लार्ज स्क्रोटम्स में टेस्टिस में पानी जम जाएगा, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो ये भी जो ओडेमा के कारण है, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां पे फ्लूइड पे जमा हो जाएगा। लास्ट पचवा पे आते हैं। साल्ट या क्लोराइड रिटेंशन, ये लास्ट। ये सेकेंडरी कॉजेज है, ज्यादातर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन एक बार जब ओडेमा एस्टेब्लिश हो जाएगी। हेलो, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो, ये क्लोराइड जो है नमक के रूप में, सोडियम क्लोराइड के रूप में हम लोग ले लेते हैं। 24 आवर में हमारा नमक का डिमांड है NaCl का ओनली 2 to 3 ग्राम, मात्र 2 से 3 ग्राम हमको शरीर में रिक्वायर्ड है, लेकिन हम लेते हैं 5 ग्राम पर डे। हम 5 ग्राम लेते हैं, 5 ग्राम लेते हैं, तो ये करीब करीब 2 ग्राम से 3 ग्राम ये लॉस्ट कर जाता है। लॉस्ट किससे कर जाता है? पसीना के रूप में निकल जाएगा, फीकल मटेरियल माने स्टूल्स के रूप में निकल जाएगा, या फिर जो सांस छोड़ते हैं उससे वो निकल जाएगा एक्सपायरेटिक गैसेज के रूप में, टीयर्स आंसू जो निकलता है उससे वो निकल जाएगा। तो ये कई रूप में बर्बाद हो जाता है, और इस्तेमाल 5 ग्राम लेते हैं तो मात्र यूज हमारा 2.5 से 3 ग्राम, बस इतना ही शरीर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। इससे ज्यादा नमक, अगर 5 ग्राम से हम ज्यादा नमक पर डे खाना शुरू करते हैं, ये इससे ज्यादा खाना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 ना ये रिटेंशन हो जाएगा। रिटेंशन का मतलब कि शरीर में हर सेलुलर स्पेस में, सेल में जमा होने लगेगा, और सॉल्ट में, खासकर क्लोराइड में कैपेसिटी होती है, जैसे प्रोटीन्स अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह क्लोराइड अपने अंदर वाटर को वहां पर रोक लेगा, एब्जॉर्ब करके रोकेगा, और जितना ज्यादा क्लोराइड उतना ज्यादा ऐसे करके सूजन होना शुरू करेगा। खासकर आंख के नीचे जो पप्पी होना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ा कारण सोडियम क्लोराइड का एक्सेसिव इंटेक ही है। तो धीरे 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 करके ये सूजन के रूप में सामने आ जाएगा, और इसी ये 5वां काउज है जो मैकेनिकली या मैकेनिज्म के रूप में ओडेमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बहुत अनकॉमन है। ज्यादा साल्ट तो कोई ले नहीं पाता है, सब्जी में ज्यादा हो जाता है, दाल में ज्यादा हो जाता है, लोग खा भी नहीं पाते हैं। लेकिन कई ऐसे पर्सन है उनको नमक लेने की बहुत ज्यादा आदत है, सलाद में ले लेंगे, खाना ले लेंगे, खाना में बगल में नमक ले लेंगे, हर चीज में नमक साथ में लेकर चलेंगे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। या कई बार होता है कि किडनी फेल हो गया, तो किडनी फेल हो गया ना, तो यूरिन रिटेंशन, यूरिन रुक जाता है, सोडियम फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। दे आर द मैकेनिज्म ऑफ ओडेमा।
अब आ जाते हैं काउज पर, काउज ऑफ ओडेमा। काउजेज ऑफ ओडेमा किस किस वजह से ओडेमा हो सकता है? पहला कारण आर्टेरियल डायलेटेशन। आर्टेरियल डायलेटेशन का मतलब ये आर्टरी का जो साइज एंड शेप है डायलेट हो गया, और डायलेट होके ये फैल गया। इट इज कॉल्ड डायलेटेशन। जैसे साइज इतना बड़ा होना चाहिए था और ये इतना बड़ा हो गया, डायलेटेशन। ये सबसे पहला काउज है। ये कब कब होगा? इन्फ्लामेशन के केसेस में आर्टेरियल डायलेटेशन हो जाएगा। गर्म, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, गर्मी वहां पे देते हैं, तब भी हो जाएगा। या पॉइजन, किसी भी वजह से पॉइजन है, चाहे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से, या फिर पॉइजन खा लिया गया है उसकी वजह से, तो ये टॉक्सिन के केसेज में हो जाएगा। एंड कई बार सेलुलर चेंजेज में, कैपिलरी में कोई वजह से कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो गया, तो इन चार वजह से आर्टेरियल डायलेटेशन होगा। और आर्टेरियल डायलेट करेगा तो ये बता चुके हैं कि कैसे कैसे वहां से वो वाटरी कंटेंट प्लाज्मा से निकलकर बाहर आ जाएगा। सेकंड पे आता है, यहां तक किन्हीं को पूछना है? कुछ पूछना है यहां तक? सेकंड पे आते हैं। डिमिनिश ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बता चुके हैं मैकेनिज्म में कैसे कैसे प्रोटीन की कमी होगी तो वाटर कंजर्वेशन की क्षमता ब्लड वेसल्स में कमेगा और ये बाहर निकल जाएगा वाटर कंटेंट। अब ये किस किस कंडीशन में होगा ये जान लेते हैं। माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खान पान की कमी। जो रिक्वायरमेंट है हमारा पर डे नीड्स है उसमें कमी हो जाना। इसका मतलब यह नहीं हो कि खाना कम खाना। जैसे प्लेट में भात ले लिए, चावल ले लिए, पूरा भर के खा लिया, लेकिन उसके साथ दाल नहीं ले रहे हैं, सब्जी नहीं ले रहे हैं, तो कहने का मतलब है प्रोटीन्स नहीं गया, विटामिन नहीं गया, चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो दे आर कॉल्ड माल न्यूट्रिटिव। पेट भरा हुआ है लेकिन जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस सेल को चाहिए वो फुलफिल नहीं हुआ। उसके साथ रोटी भी जरूरत है, विटामिन के लिए हरी साग सब्जी भी जरूरत है, फ्रूट्स भी जरूरत है, मिल्क भी की भी जरूरत है, कई चीज की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ पेट भरा जा रहा है, तो दे आर कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। या फिर खाना मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत पॉवर्टी है, कई वजह से खाना नहीं मिल पा रहा कई लोगों को, तो दे आर कॉल्ड माल न्यूट्रिटिव। तो उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी और फिर ओडेमा हो। उसमें लीवर सिरोसिस या कहीं सिरोसिस डेवलप कर गया खासकर लीवर में, तो भी ये चांसेस बनता है। थर्ड, किडनी प्रॉब्लम, या इसको ऐसे बोलते हैं मेडिकल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तभी प्रोटीन लॉस्ट कर जाएगा, निकल जाएगा, यूरिन से पास आउट हो जाएगा, तो यूरिन से निकल जाएगा तो प्रॉब्लम कमी हो जाएगी शरीर में। इसके अलावा
तीसरा में ही दूसरा हुआ, अब तीसरा में आना होगा। लिक्की वैस्कुलर एंडोथेलियम। वैस्कुलर एंडोथेलियम का मतलब ये जो वेसल्स का जो वाल हुआ, ये लीक कर रहा है और यहां से ये पास आउट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, पोर से ये वाटर निकल जा रहा है। इसी को बोलते हैं लिक्की वैस्कुलर एंडोथेलियम। अब ये किस किस कंडीशन में होगा वो जान लेते हैं। बर्न्स, जल गया तब हो जाएगा। इन्फ्लामेशंस, ट्रॉमा, सीधे डैमेज कर दिया गया, या एलर्जिक रिएक्शन। वैस्कुलर एंडोथेलियल वेसल्स कब लीक करने लगेगा? जल गया तब, बर्न के केसेस में। इन्फ्लामेशंस वहां पे डेवलप हो गया तब। ट्रॉमा, डायरेक्ट चोट लग दे दिया गया वहां पे तब। एंड एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ ऐसा खा लिए या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया या फिर कोई ड्रग्स रिलेटेड एलर्जी हो गया, तभी वैस्कुलर वाल्स का जो ये इंडोथेलियल्स है, ये पोर्स इसका बड़ा हो जाएगा और वहां से लीक करना शुरू होगा। लीक करने का मतलब बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। चौथा में आते हैं। यहां तक पूछना है किन्हीं को? फोर्थ में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस, इसमें फाइलेरियसिस, ट्यूमर, सबसे कॉमन फाइलेरिया, एंड वहां पे ट्यूमर, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर का ग्रोथ हो जाना। पांचवा पे आता है इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर। इसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर, हार्ट का दोनों चेंबर, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों फेल कर जाता है तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस लास्ट क्लास ले चुके हैं। थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बहुत डिटेल्स बात कर चुके हैं। लीवर सिरोसिस, लीवर में घाव हो जाना। लीवर सिरोसिस हमारा मेडिसिन का टॉपिक्स है, ये हो सकता है कल ही पढ़ाएंगे।
हाँ हेलो, कट गया था नेटवर्क। लिवर सिरोसिस मेरा लास्ट ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल ही बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो श्योर। इसको भी समझ लेना कि लिवर सिरोसिस में ये डेवलप करता है। लास्ट छठा पे आते हैं। सोडियम रिटेंशन। ये क्यों? एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, जिसके बारे में भी जस्ट हम बात किए। डिमनिश रीनल फंक्शन, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो सॉल्ट जो बाहर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये दो ऐसा कारण है जिसके वजह से रीनल एब्जॉर्प्शन, ये किडनी ट्यूबल से एब्जॉर्ब होकर वापस चला जाएगा सर्कुलेशन में। तो शरीर से ही अगर सॉल्ट बाहर नहीं होता है या एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, कई रूप में खा सकते हैं। जैसे स्नैक्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि साइड से लिया जाए, स्नैक्स के रूप में भी बहुत ज्यादा सॉल्ट जा रहा है। तो ये सब ओडेमा के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ओडेमा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। फिर दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे पैथोलॉजी में हम। ओके, मिटा दे रहे हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा तो सर इंक इसमें डाल लेते हैं। अच्छा नहीं रहा।
अगला टॉपिक है हमारा पैथोलॉजी का इन्फार्क्शन। इस पे बात करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसकी बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, आप जान रहे हैं। ये बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, मैंने ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल डाई कर जा रहा है, नेक्रोज कर रहा है। तो उस प्रोसेस को, जिसके द्वारा सेल्स नेक्रोसिस स्टेज में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं। अगर इसको कहना हो तो क्या कहेंगे? इन्फार्क्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए टिश्यू गोज इनटू नेक्रोसिस। टिश्यू धीरे धीरे नेक्रोसिस के स्टेज में, खत्म, डेथ होने के स्टेज में पहुंच जाता है। इसी को हम लोग इन्फार्क्शन बोलते हैं। और कॉमनली it occurs due to insufficient circulation। प्रोसेस जिसके द्वारा सेल डेथ किया, नेक्रोज किया, इन्फार्क्शंस। कारण तो मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर केसेज में देखा गया है, ये तभी होता है जब इनसफिशिएंट सर्कुलेशन, कोई खास जगह पे, कोई खास पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड कर गया या इम्पेयर्ड हो गया, कम गया। सीधा एकदम कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे सर्कुलेशन कम गया। जैसे ही सर्कुलेशन कम होगा, वहां पे जो कंडीशन डेवलप करेगा, दैट इज फॉर इन्फार्क्शन। हार्ट अटैक, जिसको हम लोग मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या मतलब हुआ कि मायोकार्डियल जो मसल्स है, मस्कुलर सेल है हार्ट का, वो नेक्रोज कर गया। तो जिस प्रोसेस से नेक्रोज किया, इट इज इन्फार्क्शन। और कई बार आप जहां भी पढ़ेंगे इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कॉलेज, आपको पहले ही लाइन मिलेगा इस्चेमिया। इस्चेमिया माने लोकली वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम है। चाहे कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस है, कॉर्नरी आर्टरी में इम्बोलिज्म हो, या कॉर्नरी आर्टरी नैरो हो गया। कारण जब भी इसके पीछे इन्फेक्शन के पीछे कारण अगर खोजेंगे तो आपको सर्कुलेशन का प्रॉब्लम सामने आएगा। और सर्कुलेशन वहां पे इनसफिशिएंट, जितना रिक्वायरमेंट है टिश्यूज के लिए, और खासकर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन थोड़ा कम भी जाएगा तो चलता है, लेकिन ऑक्सीजन का कमी जैसे ही होगा तो तुरंत सेल नेक्रोसिस स्टेज में जाना शुरू कर देगा। अगर सेकंड इसमें शब्द और जोड़े, डेफिशिएंसी ऑफ आर्ट्रियल ब्लड। ठीक है, आर्ट्रियल ही ब्लड है, आर्टरी है जो वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले जाएगा। वेन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट वहां से रिमूव करेगा। तो सर्कुलेशन वेसल्स में कम गया, लेकिन कहाँ कम गया? तो आर्टियल सर्कुलेशन, जो आर्टरी है उसमें ब्लड सप्लाई या सर्कुलेशन कम गया, और रिजल्टिंग के रूप में टिश्यूज को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई। रिजल्टिंग थोड़ी देर के बाद सेल सब एक एक करके डाई करना शुरू करेगा, मतलब नेक्रोस होना शुरू कर जाएगा। मिटा रहे हैं। यहाँ पे कुछ, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है यहाँ तक?
जो नहीं समझ में आया। मोस्ट कॉमनली सडन ऑनसेट, सडन मने अचानक से, ऑनसेट मने हो गया एकदम तुरंत का तुरंत हो गया। कंप्लीट, कंप्लीट मने पूर्णता, तीनों सबको जोड़ रहे हैं। सडन ऑनसेट, कंप्लीट। ऑक्लूजन्स, ऑक्लूजन्स का मतलब होता है जमाव। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये सब कुछ सही है, नॉर्मली चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं से यहाँ पे अचानक से थ्रोम्बोसिस का या इम्बोलिज्म का डेवलपमेंट हो गया, इसको ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। तो ब्लड इस तरफ से आ रहा था और इस तरफ से निकल रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्लूजन, ऑक्लूजन मैंने जमाव हो गया, कब हो सकता है? ज्यादातर थ्रोम्बोसिस या फिर इम्बोलिज्म, ये दोनों केसेस में हो सकता है। यही मोस्ट कॉमनली काउजेज है इंफ्रैक्शंस का। सब बात को एक एक करके जोड़ लीजिए। इंफ्रैक्शन इज द प्रोसेस फ्रॉम विच टिश्यू गोज इनटू नेक्रोसिस। ये डेफिनेशन हो गया। कारण इसके पीछे सर्कुलेशन इंपेयरमेंट, माने इनसफिशिएंट सर्कुलेशन लोकल एरिया में। क्यों? तो सडन ऑनसेट कंप्लीट ऑक्लूजन, माने अभी सब कुछ सही था, अचानक वहां से ब्लड सर्कुलेशन होना, पार होना बंद हो गया। किसमें? अगर वेन में, तो वेन तो ब्लड सप्लाई टिश्यू को देता ही नहीं है, वो तो रिटर्न करके ले आता है, हार्ट में ड्रेन करता है। लेकिन आर्टरी जो जा रहा है ना, वही उसका ब्रांचेज एंड रिब्रांचेज होकर कैपिलरी के रूप में हर एक सेल तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म हो गया या उसके किसी ब्रांचेज में हो गया, तो जहां तक उस ब्रांचेज में जहां तक उसका सप्लाई था, जिस जिस पार्ट में सप्लाई दे सकता था, वहां सारा इंफ्रैक्शन का प्रोसेस में चला गया, वहां एक एक करके सेल नेक्रोज होना शुरू हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां से एक चीज और निकल के आता है, इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन से निकाल के लाते हैं इंफ्राक्स। इंफ्राक्स क्या है? लोकलाइज्ड टिश्यूज where infractions take place। ये टिश्यूज है, ये ब्लड वेसल्स इसमें है, इसका ब्रांचेस रिब्रांचेस सारा जगह दे रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो इतना दूर के पोर्शंस में इंफ्रैक्शन डेवलप कर गया और ये टिश्यू नेक्रोस स्टेज में चला गया, नेक्रोसिस हो गया। तो ये जो टिश्यू नेक्रोज किया, इसी को हम लोग इंफ्राक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑक्लूजन हो गया, जिसकी वजह से ये सेल डेथ कर गया, टिश्यू डेथ किया। जो टिश्यू डेथ कर गया, इसी को हम लोग इंफ्रैक्स के नाम से जानते हैं। तो इंफ्रैक्शन से जिस जगह पे हुआ, उस लोकल एरिया को इंफ्रैक्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ इंफ्रैक्स। कितने तरह का इंफ्रैक्स हम लोग देखते हैं कॉमनली? टाइप्स ऑफ इंफ्रैक्स इसमें आ जाते हैं। पहला,
अकॉर्डिंग टू दियर कलर। इंफ्रैक्शंस के बाद वो जगह इंफ्राक्ट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कौन कलर का दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर इसको हम लोग क्लासिफिकेशंस है। पहला पेल, और इसी को एनीमिक भी बोलते हैं। पेल और एनीमिक इंफ्राक्ट। अगर इसकी बात करें तो जो इंफ्राक्ट प्लेस था, ये सरफेस एरिया है, ये यहाँ पे इंफ्रैक्शन हुआ, मतलब ये इंफ्राक्ट है, ये पेल कलर का हो गया। पेल कलर का मतलब होता है दूध में, एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी मिला देने के बाद, उसको घोल देने के बाद जो कलर निकल के आता है उसी को हम लोग पेल कलर बोलते हैं, एकदम लाइट येलोइश कलर। तो अगर ये पेल कलर का है तो अकॉर्डिंग टू दियर कलर पहले जो डिवीजन होगा पेल इंफ्राक्ट और एनीमिक इंफ्राक्ट। ये कहां कहां होगा? काउच की बात करें, आर्ट्रियल ऑक्लूजन्स, आर्टरी में ब्लड सप्लाई रुक गया, वहां पे रुकावट आ गया। और किस किस ऑर्गन्स में होगा? तो किडनी में देखने को मिलेगा, हार्ट में देखने को मिलेगा, एंड स्प्लीन में देखने को मिलेगा। ज्यादातर पीला जो इंफ्राक्ट होगा, किडनी में इंफ्रैक्शन होगा तो येलो दिखाई देगा, हार्ट में इंफ्रैक्शन होगा येलो दिखाई देगा, स्प्लीन में इंफ्रैक्शन होगा तो वो येलो दिखाई देगा। कारण ब्लड सर्कुलेशन वहां पे आर्टरी में रुक गया, ऑक्लूज कर गया, रुकावट पैदा हो गया। तो खून नहीं रहेगा, स्वाभाविक है कि खून है तो ना रेड दिखाई दे रहा है, खून कम जाएगा तो येलो दिखाई देने लगेगा, तो येलो दिखाई। दैट इज कॉल्ड पेल और एनीमिक इंफ्राक्ट्स। सेकंड में आता है कलर में ही, नीचे वाला मिटाएंगे हम। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये हाँ, नहीं पूछो। समझे। कोई बात नहीं। ये वाला जैसे इंफ्राक्ट का यस मतलब, सर। जैसे ये पहले ये समझ लीजिए, जैसे ये टिश्यू सरफेस है कहीं पर, छोड़िए हार्ट ही बना देते हैं, सीधा बना देते हैं हार्ट। ये हार्ट का मसल्स है, ठीक है? ये कॉर्नरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई देता है। थोड़ा भी ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो याद कीजिएगा। इस जगह पे ऑक्लूजन हो गया, माने थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है? थ्रोम्बोसिस हो गया तो ब्लड जो यहाँ से जो ब्रांचेज निकलता है इस जगह पे ये खून को नहीं पहुंचा सका, नहीं पहुंचा सका तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी से हार्ट मसल्स डाई कर गया, मतलब यहाँ पे इंफ्रैक्शन हो गया। इंफ्रैक्शन हो गया तो ये जो टिश्यू जो डाई किया है इतना दूर मर चुका है, जिसको हम कलर कर दिया है, तो इसी को हम लोग इंफ्राक्ट बोलते हैं। और हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इंफ्राक्ट, उसमें कलर के आधार पे। तो ये चूंकि खून यहाँ पे नहीं मिला, तो खून कहीं पर नहीं मिलेगा ना, तो ब्लड की वजह से ना रेड कलर दिखाई देता है, तो यहाँ पर रेड कलर का एब्सेंस हो जाएगा, यहाँ पे लाल लालिमा खत्म हो जाएगा। उसके जगह ये पूरा नेक्रोज सरफेस ना पेल कलर माने येलोइश पीलापन दिखाई देने लगेगा। तो इस ढंग के इंफ्राक्ट जिसमें डेड पार्ट लाइट येलो कलर माने पेल कलर में दिखाई देता है, इसको हम लोग पेल इंफ्राक्ट के नाम से जानते हैं, या एनेमिक इंफ्राक्ट। ये ज्यादातर कब हुआ? सर हाँ, आप पूछिए। टिश्यू क्या कहते हैं, जमता है तब इंफ्रैक्ट हो, मतलब उसको कहते हैं इंफ्राक्ट। इंफ्रैक्ट। नहीं समझ रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक।
किसी दूसरे तरीके से समझा देते हैं आपको। ये मान लेते हैं सेल है, एक ही सेल पे हम चलते हैं। इसको क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिशन चाहिए। इसको जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन चाहिए। इसको कौन दे रहा है? ब्लड वेसल दे रहा है। ब्लड वेसल्स कैपिलरी इसके चारों तरफ ऐसे करके सप्लाई देगी और वेन्यूल से कलेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं ये कैपिलरी है। कैपिलरी किसका ब्रांच है? आर्टरी का ब्रांच है। और ये वेन्यूल है, माने वेन का स्मॉलेस्ट ब्रांच। तो कैपिलरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ब्लड के रूप में ब्लड के साथ लेकर आया और यहां से ये सेल को दे दिया। कौन क्या दे दिया? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। सेल अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ले लिया और वेस्ट प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब वेन्यूल सेल से निकाल लिया और निकाल के लेके फिर से वापस हार्ट में दे दिया। ये कॉमन प्रोसेस है। अब हमको ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन को कमी करना है। यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं, यहाँ पे कोई चीज को फंसा देते हैं। मान लेते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस पढ़ा चुके हैं, फ्लोटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस हो गया तो हार्ट से तो ब्लड आ रहा है, यहाँ तक आएगा, लेकिन इस जगह से आगे जा पाएगा? पहले आप बताइए, तब समझ जाइएगा। नो सर। आंसर नहीं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? क्या नहीं जाएगा। नहीं जा पाएगा। वेरी गुड। नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए, और ऑक्सीजन तो हर हाल में चाहिए, न्यूट्रिशन थोड़ा देर से भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेल तक ऑक्सीजन न्यूट्रिशन अब नहीं पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा तो सेल जिंदा रह पाएगा? ज्यादा देर की मर जाएगा? आप इससे पूछे, सेल जिंदा रह पाएगा? मर जाएगा। वेरी गुड, मर जाएगा। ओके, सेल डेथ कर गया, इसको मान लेते हैं सेल डेथ कर गया। तो सेल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं? और पढ़ा चुके हैं पहला ही टॉपिक्स, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। पहला ही टॉपिक्स पैथोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब पूरी कहानी को जुड़ गए। नेक्रोसिस माने सेल डेथ कर गया। कैसे डेथ किया? तो इसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन हमने रोक दिया। कैसे रोक दिया? तो ब्लड वेसल्स में खून के रफ्तार को हमने रोक दिया। हम क्या रोके? थ्रोम्बोसिस, हीमोलिन या कोई प्रोसेस से रोक दिया। हो गया ना? तो प्रोसेस यही ना हुआ कि आर्टरी में ब्लड सप्लाई को हमने रोक दिया। तो जिस प्रोसेस से रोका गया, सेल को डेथ करने के लिए जो जिम्मेवार चीज था, है ना, कि इसको रोके तो सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, तो सेल डेथ कर गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग इंफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस सेल में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन के सप्लाई को, ब्लड के आने के रास्ता को बंद करके कमी कर दी है, उसके वजह से सेल डेथ कर गया। दैट इज इंफ्रैक्शन। लेकिन असर कहाँ हुआ? तो सेल में असर हुआ ना, ये डाई किया ना, ये सेल था, यही डाई किया। तो सेल डाई नेक्रोसिस में हम क्या पढ़ाए थे? बोले कि वो मरने के बाद भी सेल का पार्ट बना रहेगा, उसी को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। धीरे 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 करके वहां से हटता है। तो ये तो सेल मरने के बाद तुरंत बाद थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो पड़ा रहेगा ना वहां पर, कई घंटा, कई कई महीना धीरे 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 करके वहां से हटेगा। तो ये सेल डाई करके जो पड़ा हुआ है ना, इसी को हम लोग इंफ्राक्ट के नाम से जानते हैं। यही इंफ्राक्ट हो गया कि जो बच गया मरने के बाद, जो पड़ा हुआ सेल, मरा हुआ सेल, उस जगह को या उस टिश्यूज को हम लोग इंफ्राक्ट के नाम से जानते हैं। अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, बी में आता है। कलर क्या था? रेड और हैमरेजिक। जैसे ऊपर वाला पेल हो गया था, लेकिन यहाँ पे मरने के बाद वो रेड कलर में दिखाई दे देगा। ये कहाँ दिखाई देगा? तो जितने सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हो गया, लंग्स हो गया,
ये बहुत हाईली वेस्कुलर है। और यहाँ पे जो कोगुलेशन होगा, सेल जो डेथ करेंगे कोगुलेटिंग मटेरियल, कोगुलेशन नेक्रोसिस के रूप में डेथ करेंगे। मैंने लाल थक्का यहाँ सेल जो डेथ किया इस जगह पे इन्फ्राक्ट हुआ, ये कोगुलेशन लाल थक्का के रूप में जम के खत्म हो, धीरे 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 करके हटेगा, क्योंकि ये कोगुलेशन मटेरियल है और कोगुलेशन ब्लड के वजह से होता है, ये पूरा लाल दिखाई देगा। तो ऐसे इन्फ्राक्ट को हम लोग रेड इन्फ्राक्ट या हेमरेजिक इन्फ्राक्ट के नाम से जानते हैं। ये जितने सॉफ्ट टिश्यूज है, लंग्स है, इसमें हमको देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन है, इस सब जगह रेड कलर का दिखाई देगा। ये पहला डिवीजन हुआ अकॉर्डिंग टू कलर। अब दूसरा पे आता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, उम्र के आधार पर इसमें 3 भाग विभाजित है। पहला रिसेंट इन्फ्राक्ट, बी ओल्ड इन्फ्राक्ट, तीसरा हील इन्फ्राक्ट। इसको समझ लेते हैं। अभी कभी डेथ हुआ, सेल अभी कभी डेथ किया, तो स्वाभाविक है पीला दिखाएगा या कोगुलेटिंग मटेरियल रेड दिखाई देगा। तो तुरंत जो दिखाई दे रहा है, तुरंत इंफ्राक्शन के बाद जो इंफ्राक्ट बच गया, इसको रिसेंट इंफ्राक्ट बोलते हैं, तुरंत हो गया। और ओल्ड इंफ्राक्ट की बात करें, ये काफी पुराना हो गया, सेल डाई की हुए एक समय बीत गया, कई दिन बीत गया, कई महीना बीत गया, उसके बाद भी सेल वहां पे इंफ्राक्ट दिखाई दे रहा है, तो दे इंफ्राक्ट इज कॉल्ड ओल्ड इंफ्राक्ट। एंड हील इंफ्राक्ट माने सेल वहां पे हील कर चुका, जो डाई किया सो डाई किया, बाकी वहां पे नया सेल का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड हील इंफ्राक्ट। तो ये 3 तरह का अकॉर्डिंग टू देयर एज, तुरंत का, अभी हुआ और अभी। जैसे हार्ट अटैक आया तो तुरंत में जब उसका जैसे ही हम लोग एंजियोग्राफी कराएंगे तो वहां पे जो कलर दिखाई देगा या जो इंफ्राक्ट दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड रिसेंट इंफ्राक्ट। उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया, 10 दिन के बाद घर चला गया, तब भी वहां पे आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे या अल्ट्रासाउंड से ज्यादा वहां एंजियोग्राफी कराएंगे तो इंफ्राक्ट दिखाई देगा, लेकिन वो पुराना हो चुका होगा, दैट इज ओल्ड इंफ्राक्ट। और एक आध महीना के बाद जब देखेंगे वहां पे, तो वहां पे देखेंगे कि फाइब्रस टिश्यू से वो इंफ्राक्ट हट चुका है, वहां पे नया फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड हील इंफ्राक्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर एज, उम्र के आधार पर रिसेंट, ओल्ड और हील इंफ्राक्ट 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड। नेक्स्ट, तीसरा डिवीजन, according to presence of infection, इन्फ्राक्ट में इन्फेक्शन हो गया या नहीं हो गया, इसके आधार पर ये फिर 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला ब्लैंड इन्फ्राक्ट। ब्लैंड इन्फ्राक्ट का मतलब है कि नो इन्फेक्शंस, यहाँ पे इन्फेक्शंस नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, तो दैट इन्फ्राक्ट इज कॉल्ड ब्लैंड इन्फ्राक्ट। और अगर इन्फेक्शंस हो चुका है, तब ऐसे कंडीशन में उसका नाम सेप्टिक इन्फ्राक्ट। अगर बैक्टीरिया वहां पे मौजूद हो चुका है तो दैट इन्फ्राक्ट इज कॉल्ड सेप्टिक इन्फ्राक्ट। तो इन्फेक्शन के आधार पर ब्लैंड, जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, और जिसमें इन्फेक्शन है सेप्टिक इन्फ्राक्ट। यहाँ तो जो पूछना है पूछ लीजिए।
सर किस टाइप का इन्फेक्शन सर, नहीं समझ पा। जैसे हमारा शरीर जो है ना, अंदर से और बाहर से बैक्टीरिया से फ्री नहीं है। जितना हमको धरती पे जीव जंतु दिखाई देता है ना, उसका 21 गुना, नंगी आंखों से जितना जीव जंतु देख सकते हैं उसमें पेड़ पौधा भी इंक्लूड है, उसका 21 गुना एक इंसान पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 24 घंटा मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन ये हमको हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं करता है। इसके पीछे कई कारण है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स है, और उसके बाद ये हार्मलेस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमको नुकसान है, स्किन पे चिपका हुआ है या ब्लड वेसल में सांस चल रहा है, टिश्यू स्पेस में हमको नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इंफ्रैक्शन होता है तो उस जगह पे ये सेल डाई करने लगता है ना, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हमको नुकसान नहीं कर रहा था, वो उस जगह पे जाके लॉज कर जाता है और वहां पे इन्फेक्शन बना देता है। तो इन्फेक्शन बाहर से नहीं लगेगा, ये नहीं सोचना है कि बाहर से कटेगा तब नहीं इन्फेक्शन होगा। ये इन्फेक्शन जैसा ही कोई सेल डाई करेगा और बड़ी देर तक वहां बना रहेगा, बस वहां पे अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके वहां पे लॉन्च कर देंगे। ये हमारे शरीर में 21 टाइम्स मौजूद रहता है, जितना नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, 24 घंटा मौजूद रहता है शरीर में। बता रहे हैं उसके बाद आ जाता है पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्रैक्शंस। क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंज होगा वहां पे? फर्स्ट, लोकलाइज्ड हाइपरेमिया। पहला चेंजिंग हुई हो वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज, खासकर ब्लड की वजह से कलर चेंज, रेडिश कलर में वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये पहला चेंजिंग है। उसके बाद फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय के बाद स्वेलिंग हो जाएगा। करीब करीब 12 से 48 घंटा लगता है स्वेलिंग हो जाने में। उसके बाद सेलुलर डाई, धीरे धीरे सेल वहां पर एटॉप्सी अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, उसको हील करने के लिए उस लोकल एरिया में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और लास्ट में ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब कि उसका लाइसोसोम्स फटना शुरू कर देगा और एक एक करके सेल को खत्म करना, डाई कराना शुरू हो जाएगा। तो इस ढंग से प्रोग्रेसिवली एक एक करके पैथोलॉजिकल चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब ऑटोलाइसिस हो जाएगा तब फिर ब्लड पिगमेंटेशन, ब्लड का कलर वहां पे चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें पेल कलर हुआ या फिर कोगुलेटिव हेमोसाइटिन, ये सब वहां पे जमा होना शुरू कर जाएगा। एंड लास्ट में प्रोग्रेसिव ग्रेनुलेशंस, टिश्यू ग्रोथ, वहां पे नया हीलिंग टिश्यू का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। पहले हाइपरेमिया, रेडिश कलर्स में कन्वर्सन्स, उसमें कुछ घंटा के बाद वहां पे सूजन, उसको सेलुलर डाइट, उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के फिर ऑटोलाइसिस, जहां पर सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा वहां पर सेलुलर डाई ऑटोलाइसिस अपने आप मार के अपने आप को खत्म करने लगेगा।
और उसके बाद ब्लड पिगमेंटेशन, कलर वहां पे चेंज हो जाएगा ब्लड का, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। यहीं पर रोक देते हैं। बाकी जो बच गया है इसमें अभी आधा बचा हुआ है, इसको फिर नेक्स्ट जब पैथोलॉजी का क्लास होगा तो यहीं से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। नित्यांशु सर, हेलो हेलो।